गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का कक्षा देखेंगे और चैप्टर है, नाम है लाइफ प्रोसेस। नाम से ही क्लियर होता है, लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ कैसे प्रोसेस करता है, यानी लाइफ कैसे चलता है। तो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस का जो है एक लाइफ हम लोग देखते हैं इकोनॉमिकली जो है हम लोग कैसे हैंडल करते हैं अपने जीवन को, बाहरी ये जो एनवायरनमेंट है उस पे। लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, इस पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो जीवन है, जीवन मतलब यदि हम जीवित हैं यानी हम में लाइफ है, या फिर हर वह चीज जिसमें लाइफ है वो कैसे प्रोसेस करता है इंटरनली अपने बॉडी में, या फिर यूं कहिए कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए या जीवित रहने के लिए जो जो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं या जो जो प्रक्रियाएं कंप्लीट करती हैं, वही वास्तव में लाइफ प्रोसेस है जिसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिए हैं, कुछ शब्द को लिए हैं और उसको डिफाइन करने का प्रयास किए हैं। फिर हम लोग बारी बारी से इस पर डिटेल जो है चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब इसको देखना प्रारंभ करें तो पूरा देखें। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। मुझे लगता है कि यदि आप सिंसियर होकर इसको देखें तो चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है बाकी नहीं रहेगा, अगर थोड़ा सा केयर करेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले डिफिनेशन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस को ही लेते हैं, जो हमारा हेडिंग है उसी को डिफाइन करते हैं। हमने यहां लिख रखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स जितने भी जीव हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग है, अर्थात जो जीवित है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ एंड सर्वाइव। यानी हर वह एक्टिविटी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं, परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज, यानी बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ एंड सर्वाइव, यानी अपने जीवन के लिए या यूं कहिए कि सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कही गई है, यानी चाहे वह पेड़ पौधे हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, जो भी है, सभी बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं। हालांकि बहुत डीपली नहीं जाना है आपको। कक्षा 10वीं का जो या क्लास 10th स्टैंडर्ड में जो आपको जानना है उसमें मेनली 2 चीज है, एक तो प्लांट्स और दूसरा है ह्यूमन। बहुत सारे एनिमल्स हैं, कुछ ग्रास ईटर हैं और कुछ मीट ईटर हैं, यानी बहुत सारे हैं। तो मुख्य रूप से 2 ही को पढ़ना है, एक प्लांट्स का और दूसरा ह्यूमन का। छोटा सा एक पार्ट दिया हुआ है अमीबा का, बाकी और कोई जो है ऑर्गेनिज्म की चर्चा नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे हैं लाइफ प्रोसेस यानी एक्टिविटी कौन कौन सी होती रहती है बॉडी के अंदर जीवित रहने के लिए। तो उसको मेनली 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में। हालांकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या है, न्यूट्रिशन, भोजन करना, श्वास लेना, भोजन का डाइजेशन है, बॉडी के पूरे पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और वेस्ट मटेरियल है या हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर करना। यही सब मेनली जो है प्रोसेस होते रहते हैं। इसी से ही बॉडी में कहीं कटा छटा उसका रिपेयर होता है, बॉडी का ग्रोथ ये भी मेंटेन होता है, या फिर रिप्रोडक्शन की भी बात आती है। लिविंग के लिए जो है वह भी एक क्राइटेरिया है
तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करके हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूट्रिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पोषण। दूसरा है रिस्पिरेशन यानी श्वसन, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, और एक्सक्रेशन यानी बहिष्करण। ये सब का पहले डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में ही बहुत कुछ समझ में आएगा, फिर हम लोग एक एक करके बारी बारी से इसका स्टडी करेंगे और आपका दिमाग पे आने वाले सारे प्रश्नों को जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन जिसको पोषण कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो पोषण क्या है? भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को जब हम इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी पे, ठीक है, अब वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं सब न्यूट्रिएशन में हम लोग पढ़ेंगे। जाता है तो क्या होता है? अंदर डाइजेस्ट होता है। बॉडी के अंदर हमारे द्वारा जो लिया गया न्यूट्रिएंट होता है यानी पोषक तत्व होता है, वो डाइजेस्ट करता है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन होता है यानी अवशोषण होता है। अवशोषित जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या होता है? सेल में जाता है। सबसे पहले तो जैसे हम लोग भोजन लेते हैं वो क्या होता है? गरिष्ठ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सिंप्लीफाई करना ही डाइजेशन है। तो डाइजेस्ट होना, फिर उसका ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये सब, और जो बचा खुचा मटेरियल्स है बॉडी के बाहर आ जाना, ये सब आता है किस पे? न्यूट्रिएशन पे, पोषण के अंतर्गत। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द प्रोसेस। न्यूट्रिएशन क्या है? इट इज द प्रोसेस, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन। इनटेक माने अंदर लेना, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और पोषक तत्वों का उपयोग करना। न्यूट्रिएंट्स या फूड जो कहिए, बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस लाइफ प्रोसेस, यानी बहुत सारे यूटिलाइज क्यों करेंगे? तो बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी ईंधन कहाँ से मिलेगा? जैसे गाड़ी है तो उसको ईंधन मिलता है ना पेट्रोल से, तो ठीक उसी प्रकार से हमको कहाँ से मिलेगा एनर्जी? तो फूड या न्यूट्रिएंट से मिलेगा। और फिर उसका अलग अलग जगह यूज करते हैं। जैसे सेल अगर डेड करता है उसको रिपेयर करने में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वेरियस लाइफ प्रोसेस, लाइफ के बहुत सारे प्रोसेस है, उसमें उसका यूज करना। दूसरा है रिस्पिरेशन, नाम से ही क्लियर है, श्वसन। रिस्पिरेशन में हम लोग जनरली क्या क्या समझते हैं? एयर को अंदर ले जाना, इनहेल करना, फिर उसको आउट करना, यही हम लोग श्वसन बुझते हैं या रिस्पिरेशन समझते हैं। लेकिन यही सत्य नहीं है, यह एक लंबा प्रोसेस है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल डिफिनेशन को देख लेंगे और हो सके तो इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। इसकी आवश्यकता नहीं है यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी जो है इसको अगर लिख लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में लिखना होता है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो खुद आप डिफिनेशन बना सकते हो। चलिए भाई, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेस। तो हम लोग क्या कहते हैं? आउटसाइड से ऑक्सीजन को लेना और हमारा जो खाया पिया जो बॉडी के अंदर है उसको ब्रेक डाउन करना। क्यों? एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन करना। इसी को जो है कहां से किसको ब्रेक डाउन करेंगे? तो फूड मटेरियल्स जो हम लिए हैं ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेना। ये हो गया रिस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या ले जाएगा? तो अभी जैसे ऑक्सीजन को हम लोग ऑब्जर्व किए हैं बॉडी के आउटसाइड से, तो इसको या फिर हमारे द्वारा डाइजेशन के क्रम में जो यूजफुल मटेरियल है उसको
एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर जो है परिवहन जो है उसी को डिफाइन किया है। इट इज द प्रोसेस कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। वही बात है, फूड मटेरियल को और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, ठीक है। और तीसरा है एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन मतलब बहिष्करण, बहिष्करण माने बाहर निकालना। इट इज द प्रोसेस डिस्कार्ड्स आउटसाइड यूजलेस एंड हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है हार्मफुल और यूजलेस मटेरियल बच जाते हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ये जो है न्यूट्रिशन के क्रम में या रिस्पिरेशन के क्रम में, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन में, जहां कहीं भी वास्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल या फिर हार्मफुल मटेरियल हमारे बॉडी में है तो उसको बाहर करना, इसी को एक्सक्रीशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन में हम उसको डिटेल जानेंगे। फिलहाल हम लोग जान ले यूजलेस और हार्मफुल मतलब वह जो बॉडी में तुरंत क्षति करने लगे वो हार्मफुल हुआ, और यूजलेस मतलब जिसका कोई उपयोगिता तो नहीं है, तुरंत तो वो हानि नहीं पहुंचाएगा लेकिन ज्यादा समय तक अगर बॉडी के अंदर रह गया तो वह भी हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते। हम लोगों ने जो है डिफिनेशन पढ़ा था किसका, लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस को जो है 4 भागों में बांटकर हम लोग एक एक करके देखने की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ये है क्या न्यूट्रिशन, इट इज ए इनटेक फूड और न्यूट्रिएंट हम लोग पढ़े थे, इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है मेनली 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रोफिक और दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक नाम से क्लियर नहीं लगता, ऑटो मतलब अपने आप हो जाना या फिर अपने आप पूरा करना, और हेटेरोट्रोफिक में क्या होता है कि यह दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी भोजन का जो तरीका है, एक खुद अपना भोजन स्वयं तैयार करता है और दूसरा में क्या है कि दूसरे का तैयार किया हुआ भोजन वो लेता है। स्टूडेंट्स इसको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, आपको थोड़ा सा परिचय करा देते हैं। ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या आता है, मेनली आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही आता है मुख्य रूप से, और भी है लेकिन उसके बारे में अभी नहीं। आपको मेनली न्यूट्रिशन का 2 ही भाग में बांटकर पढ़ना है क्लास 10 तक का। जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे इसका डिटेल होगा और ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। इसको अलग बुक में पढ़ेंगे, इसको अलग बुक में पढ़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। जूलॉजी बायोलॉजी में कन्वर्ट होगा। तो खैर जो भी हो, अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट में, मेनली ग्रीन प्लांट में। ये क्या करता है, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है वो करता क्या है, सिंथेसाइज करता है किसका, आप कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट जो है क्या करता है, सिंथेसाइज करता है किसको, तो न्यूट्रिएंट। और वो न्यूट्रिएंट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, और किसके, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये न्यूट्रिएंट्स को जो है सिंथेसाइज करता है और क्या बनाता है, तो आप देख ही रहे हैं, ग्लूकोज, C6H12O6 और O2 बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है। तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक प्रोसेस का जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक को मेनली हम लोग
तीन रूपों में देखते हैं या तीन टाइप का हम लोग देखते हैं। एक तो है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या है? ये जो है मेनली छोटे छोटे जीव जंतु जो है इस प्रोसेस को जो है न्यूट्रिएंट के इस प्रोसेस को लेते हैं। ये करते क्या है? डेड मटेरियल जैसे पड़ा हुआ था या यूं कहिए सड़ा गला पदार्थ से अपना भोजन जो है न्यूट्रिएशन जो है प्राप्त करता है। न्यूट्रिएंट उसको कहां से मिलता है? सड़े गले पदार्थ से, यानी डेड मटेरियल से या डेड लिविंग से। और दूसरा है पैरासाइटिक। ये क्या करता है? ये डेड से नहीं लेता, एकदम खुली जीवित जो ऑलरेडी जो है अपना न्यूट्रिएंट खुद बनाता है उससे ये भोजन लेता है और उसको वो डेड नहीं करता। हाँ, लेकिन लंबे समय तक यदि किसी भोजन छीनता रहा तो वह भी डेड हो ही सकता है, लेकिन ऐसे जीवित अवस्था में ही भोजन लेता है। जैसे आप देख रहे हैं लीच। लीच क्या होता है? कहीं चिपक गया तो वहां से खून चूस लेता है। उसी तरह से वार्म्स है, लीच है, पेट के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो क्या करता है? हमारा जो भोजन है उसी से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, अपना जो है सरवाइव करता है या लाइफ प्रोसेस के लिए जो है मटेरियल ले लेता है, यानी हमको जिंदा रखता है। ठीक है। क्या है? लीच। और लीच यानी क्या बोलते हैं? माथा पे जो जू रहता है वो सब है। ठीक है। और वार्म्स के बारे में तो बताएं। और अगला है होलोजोइक। होलोजोइक में कौन आता है? अमीबा आता है, ह्यूमन आता है। आप जो है इसके बारे में जानते हैं, ये क्या करता है, किस प्रकार का भोजन लेता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं तो कहीं तो पढ़ना है। एक हम लोग देख रहे हैं पौधे का, और दूसरा जो है हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक में ह्यूमन का। अब बहुत सारा आपने देखा, बट हमको ह्यूमन लेके चलना है। बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो भी लंबा होगा और अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग चलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है ये आप जानते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करता है। इनऑर्गेनिक, जैसे यहां देख रहे हैं CO2 प्लस H2O, ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक, जिसमें या यूं समझिए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों रहेगा उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। और किसी का भी एब्सेंस होगा तो इनऑर्गेनिक हो गया। जैसे आप देख रहे हैं CO है, H नहीं है, HO है, C नहीं है, तो इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करता है। और उसमें से कौन कौन से न्यूट्रिएंट? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है। और ऑलरेडी ग्रीन प्लांट में ऑलरेडी पहले से क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पौधे के जो है या ट्रीज के जो है ग्रीन पार्ट पे पाया जाता है। जब वहां सनलाइट जाता है तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है क्लोरोफिल, और रिएक्शन करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच, तो हमारा बन जाता है ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट में जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो आप देख रहे हैं ये जो हमने इक्वेशन दिया है, आप इसको क्या कहते हैं? बैलेंस भी कर सकते हैं यदि अनबैलेंस है तो, या फिर कहीं कहीं आपने देखा होगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कहीं कहीं आप देखते हैं कि यहाँ पर पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? H12। आप यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं? 6। H12 हो गया, O6 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 और 2 8 है। यहाँ पर भी 6 2 8 हो गया। कार्बन 6 है, तो हम यहाँ 6 लगाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा फंडा, 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन है। ऑक्सीजन हो गया 6 और 6 दूना 12, 12 6 18, तो 18 यहाँ भी करना होगा। 6 है, 6 है। अगर हम यहाँ 6 दे देंगे, 6 दूनी 12 6 18, तो इस टाइप से बैलेंस हो गया। कहीं कहीं आपने देखा होगा, वास्तविक जो केमिकल प्रोसेस होता है यही होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा यहाँ H2O, H2O आप यहाँ देखते होंगे 6H2O। तो यदि कहीं 6H2 है
तब वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं 6, ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना में, 12 में। ठीक है, 12 में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, अभी हम 6 लिए थे वाटर मॉलिक्यूल, अभी 6 रिलीज कर दिया। यानी यह भी होता है रियल में। तो जब फोटोसिंथेसिस वर्क होता है ना, तो बाईपास कार्बन ऑक्सीजन तो होता है बाय प्रोडक्ट, बट वाटर भी होता है, इसलिए ग्रीन प्लांट के इर्द गिर्द जो है कूलिंग फील होता है। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हैं, या हम अपने व्यूअर से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ होता है, इस पर और आगे चर्चा करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में होगा तो कैसे उसका ट्रांसपोर्ट हुआ वाटर का। मेनली आप यही जानिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर कहाँ से लेता है, तो वाटर जो है बाय रूट अर्थ से वो कलेक्ट करता है। इसके लिए आपको पता है वाटर को ले जाने वाला जाइलम है, जो जाइलम उसको पत्तियों तक पहुंचाता है वाटर को, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेता है पौधे। तो आप जो है ऑटोट्रॉफिक समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है हेटेरोट्रॉफिक में ह्यूमन वाले को अब हम देखते हैं इसके बाद। तो मुझे लगता है कि ये समझ रहे हैं। तो एक चीज और जानिए, ये जो फोटोसिंथेसिस वर्क होता है ना, ये मेनली 3 पार्ट में होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उसी से जो है मैं लिया हूं। ये 3 पार्ट कैसे कैसे 3 स्टेज में ये कंप्लीट करता है। पहला तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, पहला प्रोसेस। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा क्या प्रोसेस हुआ, एक तो हुआ सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, और दूसरा क्या हुआ, तो कन्वर्ट किया गया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। क्यों, और वो क्या किया, तो वाटर मॉलिक्यूल को जो है तोड़ दिया, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है। तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी रिडक्शन समझते हैं, यानी और ये हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का हटना, दोनों में एक ही है। तो यहां पर देखिए किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड जो था CO है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, यह प्रोसेस हो गया रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन आप समझते हैं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग केमिस्ट्री में अच्छी प्रकार पढ़े हैं। क्या, तो किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और किसको रिडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से जो है ये सबको आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस 3 पार्ट में होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉफिक में, उसमें से किसकी बात करूंगा, ह्यूमन का। अब इसकी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान ले, जो फोटोसिंथेसिस की जो हम बात कर रहे थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्जर्व होता है और ऑक्सीजन कैसे रिलीज करता है, या H2O कैसे बाहर निकलता है वेपोराइजेशन के थ्रू से जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। तो आप यहां मैं एक फिगर शो कर रहा हूं। ये फिगर जो है क्लियर करता है, ये जो हम फिगर शो कर रहे हैं वो फिगर क्लियर करता है कि पौधे जो हैं, ये पत्तियां जो है, यदि हम पत्तियों का सेल काटे, पत्तियों का क्रॉस सेक्शन, मतलब पत्ती जैसे कुछ तो मोटा होगा ना, उसको यदि हम काटे तो वहां पर मेनली कई लेयर देखने को मिलेगा।
कई एक लेयर देखने को मिलेगा, उसी में से क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। और बीच में एक पोर होता है। पोर दो स्ट्रोमेटा होते हैं, दो किडनी नुमा, और उस किडनी नुमा स्ट्रोमेटा जो है आवश्यकता अनुसार जब नेसेसरी हो वो बंद हो जाता है, और जब नेसेसरी हो तो खुलता है। जब खुलता है यानी पैक हो गया, और जब खुलता है तो बाईपास होता है, आना जाना होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, ये सब होता है। तो पत्तियों का जो लेयर है उसको आप जान लीजिए, पत्ती की जो मोटाई का अगर हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो वहां आपको देखने को मिलता है क्या क्या, कि कई एक लेयर से बना हुआ है पत्तियां, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है माउथ से। उसके बाद माउथ के बाद जो है, माउथ में क्या क्या होता है, जो फूड मटेरियल हम ले रहे हैं उसका जो है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन कहने का मतलब दांत जो है उसको महीन पिसाई के रूप में महीन महीन चूर्ण बना देता है। उस महीन चूर्ण को जो है जीभ अपने जो है पेशीय ऊर्जा से, मस्कुलर एनर्जी की सहायता से उसको पूरी तरह से मिलाता है, और उस क्रम में क्या मिल जाता है, सिलेबा। सिलेबा ग्लैंड होता है कहां पर, जीभ के ऊपर में, तालु जिसको कहते हैं, और जीभ के नीचे, वहां से ये मिलता है। और मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज करते हैं उसका जो है मंड को खत्म कर देता है। और उसके बाद जो है भोजन जाता है कहाँ, ओसोफेगस या फूड पाइप कह सकते हैं, वहां जाता है। वहां पर क्या होता है कि ऊपर दबाव पड़ता है, फिर नीचे जाता है, फिर दबाव पड़ता है, फिर नीचे जाता है, और इस तरह से वो पहुंच जाता है स्टमक में। स्टमक क्या होता है, सबसे बड़ा पोर्शन होता है किसका, और जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है उसमें से, बॉडी का। अब वहां पर जो है उसके वाल पे, किसके वाल पे, स्टमक के वाल पे जो है क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है मेनली 2 टाइप, एक्सियल और पेप्सिन, और म्यूकस जो है जूस फॉर्म करता है। एक्सियल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को जो है क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। और पेप्सिन, पेप्सिन ये क्या है, एंजाइम है। पेप्सिन जो है ये जो है यह भी डाइजेस्टिंग के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंस होता है, इसका हम डिटेल अभी हम बतलाएंगे विद फिगर। और म्यूकस क्या होता है, जब एक्सियल, एक्सियल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो जब फॉर्म करता है तो क्या कहते हैं, स्टमक के वाल को क्षतिग्रस्त न करे, इसके लिए सेफ्टी प्रदान करता है, प्रोटेक्टर है म्यूकस, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टमक से भोजन कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जब आता है तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा, अभी मैं फिगर विद फिगर बतलाऊंगा कि ये जो है स्टमक है, ठीक उसके ऊपर लीवर है। लीवर जो है वहां पर बाइल जूस फॉर्म करता है, जो मिलता है स्टमक में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आता है तो ये जो है लीवर उस पे देता है क्या, बाइल जूस। वो क्या होता है, एल्केलिक बना देता है फूड मटेरियल को, वो वास्तव में बेसिक होता है। और बाइल साल्ट बनाता है। बाइल साल्ट क्या करता है, तो हमारे भोजन में जो फेट है, फेट्स को जो है एमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, यानी फेट का जो है एमल्सिफिकेशन करता है। एमल्सिफिकेशन का मतलब जैसे वो बड़ा बड़ा पोर्शन में है, इसको काटकर छोटा छोटा कर देता है। कौन, तो लीवर द्वारा जो जूस फॉर्म किया गया, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा उसी समय, और फेट जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। केवल लीवर ही नहीं, पेंक्रियाज भी जो है यहाँ पर जो है जूस देता है। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और क्या, ये ट्रिप्सिन के अतिरिक्त लिपेज भी फॉर्म करता है। लिपेज क्या करता है,
फैटी एसिड में कन्वर्ट, फैटी एसिड बनाता है फैट को लेकर, और फैटी एसिड जो है ग्लिसरॉल बनाता है। इसके बाद भोजन जो है आता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में विली होते हैं। विली जैसे फिंगर टाइप, फिंगर के जैसा, उंगलियों जैसा अवशोषक होते हैं जो भोजन को अवशोषित करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे गुजरा है, तो इसके जो पाइप है यहाँ पर फिंगर के जैसे जैसे दोनों साइड से जो है फिंगर लाइक विली होते हैं, और विली के अंदर क्या होता है, ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता है, यानी छोटे छोटे सिराएं होती हैं, वेन्स होते हैं विली में, और वो भोजन को अवशोषित करता है। यहाँ पर जो डाइजेस्ट हो रहा है भिन्न भिन्न तरीके से, सबसे पहला तो माउथ से हुआ, उसके बाद जो है स्टमक में हुआ, स्टमक के बाद जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो ये विली जो है, ये सब जूस मिलने के बाद जो भोजन डाइजेस्ट हुआ, वहां से आवश्यक मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है उसको अवशोषित करके ब्लड में मिला देता है। ये विली क्यों, प्लेन भी तो हो सकता था, तो विली क्या होता है कि ज्यादा एरिया देता है, भोजन ज्यादा समय तक वहां रुक पाता है, और वो जो है अवशोषित करके ब्लड दे देता है, और ब्लड जो है ट्रांसफर कर देता है कहां पर, हर एक सेल तक। उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचता है वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है। हालांकि फुल वाटर ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्व होने के बाद वो भोजन कहाँ चला जाता है, एनस में, जहां से वो आउट होता है। लेकिन वहां पर एनल स्पेलेक्टर जो होते हैं वो कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि आया और सीधे चला गया, उसको कंट्रोल करता है। मतलब जैसे जरूरत होता है, स्ट्रोक होता है, तभी उसको बाहर किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। आप जो है एक फिगर में शो करता हूं, उस फिगर की सहायता से आप लोग भली भांति देखिए। ये आपके सामने एक फिगर है, कैसे होता है। अब जानिए कि जो सबसे पहले कहां गया भोजन, मुंह में गया, मुंह में इंजेक्ट हुआ। इंजेक्ट होता है जैसे भोजन, तो वहां क्या होता है कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाता है, यानी भोजन को जो है दांतों द्वारा महीन महीन चूर्ण किया गया। जीभ है, जीभ उसको मिला दिया, क्योंकि जीभ के ऊपर नीचे सिलेबा ग्लैंड होते हैं, जहां से सिलेबा सिक्रेट करता है। क्या करता है, सिलेब्रिटी ग्लैंड से जो है सिक्रेट करता है सिलेबा जूस, ठीक है। और सिलेबा जूस जो है एक एंजाइम होता है जिसको सिलेबरी एमिलेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहां से भोजन कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप जो है धीरे धीरे दबाव डाल डाल के जो है उसको ले जाता है कहाँ, स्टमक में। और स्टमक का जो है द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्मॉल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज। अब जो है उसका जो वाल है किसका, स्टमक का, उसमें क्या होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है हमने अभी अभी बताया कि ये जूस फॉर्म करता है। कौन, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, यानी प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, HCl भोजन को एसिडिक बना देता है, और म्यूकस जो है दीवार को क्षति न पहुंचे, यानी दीवार के चारों लेयर बनाता है, ठीक है। तो स्टमक के बारे में आप जाना,
उसके बाद भोजन कहाँ आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनल। वह जो पाइप केनल, जिस केनल से होकर भोजन जा रहा है, उसमें सबसे लंबा पार्ट होता है, लंबा केनल होता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, ये अलग अलग में अलग अलग होता है। यदि हेर्बोरियस हो यानी ग्रास ईटर रहेगा तो इसकी लंबाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या कहते हैं, कार्नियोबोरस यानी मीट ईटर जो होता है उसका अपेक्षाकृत छोटा होता है। यानी गाय भैंस में जो है, जो ग्रास ईटर होते हैं, बकरी होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो और लंबा हो जाता है। लेकिन कार्नियोबोरस यानी मीट ईटर जैसे शेर हुआ, ये सब का जो है ये अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम बतला चुके थे, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है कौन, फूड, तो वहां पर क्या क्या मिल जाता है। स्टमक में तो आपने देखा था कि HCl और पेप्सिन मिला था, म्यूकस मिला था। अब इसमें क्या है कि जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में गुजरता है भोजन, तो वहां लीवर जो है, लीवर बाइल जूस देता है जो भोजन को अल्कैलिक बना देता है। अल्कैलिक क्या होता है? बेसिक होता है। और यहाँ पर बाइल सॉल्ट भी बनता है। ठीक है, जहां पर एमल्सिफिकेशन होता है किसका? फेट का, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और क्या होता है, पेनक्रियाज भी उस पर जूस मिलाता है या सीक्रेट करता है एक विशेष प्रकार का जूस, जिसमें से टिप्सिन होता है, लिपेज होता है। टिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और लिपेज क्या होता है? फैटी एसिड जो बना था उसको ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देता है। अब जब भोजन जो है लार्ज इंस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां पर वाटर का एब्जर्वेशन होता है और वहां से एनस में पहुंचता है। आप देख रहे होंगे कि लार्ज इंस्टाइन के बगल में क्या है कि एक पार्ट और होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। वह वास्तव में मनुष्य में नहीं पाया जाना चाहिए, उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन यदि गलती से जब भोजन ये जो कैनल से गुजर रहा होता है, उस समय यदि भोजन का कुछ अंश कहां पर अपेंडिक्स में पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है? मोटा होने लगता है और पेन करता है। तब क्या होता है? उसको लोग ऑपरेशन से हटा देता है, क्योंकि उसके हटने से बॉडी पे कोई क्षति नहीं होती है। ठीक है, अब एनस के बाद जो है वहां पर एनल स्प्रिंकलर जो है एक कंट्रोलर होता है जो डायरेक्टली जो है फूड मटेरियल को आउट नहीं होने देता है। तो ये तो था, आप इसको कह सकते हैं कि यह जो है आपने पूरी तरह से पढ़ा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिस्पिरेशन। तो ठीक है, अब जो है हम लोग लाइफ प्रोसेस के दूसरे पार्ट में आते हैं, जिसको कहते हैं रिस्पिरेशन। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो लंबा है, देखने में उबन हो रही होगी, लेकिन ये आवश्यक है बढ़िया से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो अगला है रिस्पिरेशन। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, रिस्पिरेशन आप जानते हैं, ये मेनली अभी हम ह्यूमन की चर्चा कर रहे हैं। तो एयर का इनहेल करना, अपने बॉडी में लेना एयर, जहां पर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन जो है ज्यादा नेसेसरी है एनर्जी फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो रिस्पिरेशन का मतलब समझ रहे हैं, एयर को इनहेल करना, अपने बॉडी में ले जाना। और लंग्स जो है वहां पर क्या करता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसको हम लोग आउट भी करते हैं, बाईपास कर देते हैं, हटा देते हैं अपने बॉडी से बाहर निकलने वाले वायु के साथ, हवा के साथ। तो जो एयर हम ले रहे होते हैं ना, केवल उस पे ऑक्सीजन होगा यह जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? आप जानते हैं
कि एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन अधिक होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह बहुत सारे गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, etc. बट वी यूज ओनली ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन. इट इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी फॉर प्रोड्यूस एनर्जी. तो हम लोग रिस्पिरेशन में रिस्पिरेशन का डिफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, चारों का डिफिनेशन पढ़े हैं तो शुरू में ही. तो अब हम लोग जो रिस्पिरेशन में देख रहे हैं उसमें होता क्या है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे. एयर जैसे ही हमारे नाक से, नोज के माध्यम से जब जाता है तो सबसे पहले पहुंचता है कहाँ? ब्रेनकाई में पहुंचने के बाद क्या होता है, वो बट जाता है, दोनों लंग्स में चला जाता है. लंग्स में जो है ना एल्वेली पाया जाता है. एल्वेली क्या होता है? बलून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है हर एक लंग्स में, दोनों साइड वाले लंग्स में मौजूद होते हैं. और जैसे ही एयर उस पे पुश करता है वो फैल जाता है, यानी ज्यादा एरिया दे देता है ऑब्जर्वेशन के लिए. अब जब ऑब्जर्व कैसे होगा तो एल्वेली का जो वाल्स होते हैं वहां पर ब्लड का जो है, ब्लड के जो है वेन्स, या यूं कहिए कि ब्लड के बहुत पतली पतली वेन्स होती हैं उसके दीवारों पे. जैसे ये बलून लाइक ऐसे है तो और भी बहुत सारे बैलून्स जैसे हैं. तो जैसे यहाँ पहुंचता है इसके दीवारों पे ब्लड का एक सर्कुलेशन गुजरा हुआ होता है जो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है. कैसे ऑब्जर्व होता है भाई? तो आप जानते हैं क्या होता है उस पे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो है मटेरियल पास करता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है जो हमने इनहेल किया है. और ब्लड में क्या होता है कि ब्लड सेल के विभिन्न पार्ट से आ रहे होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से एयर जो है चला जाता है ब्लड में. ठीक है, ब्लड उसको लेकर चला जाता है. कहाँ लेकर चला जाता है? हर एक सेल में लेकर चला गया ऑक्सीजन को, और वहीं पर छोड़ा क्या? जैसे ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया ना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की ओर, उसी प्रकार ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो वहां उसका कॉन्सेंट्रेशन का जो है मात्रा ज्यादा, ये ज्यादा है वहां पर. तो वो जो है चूंकि हमारा जो है अल्वेली में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, इसलिए ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है. अब ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन युक्त जो गैस है उसको लेकर ब्लड सेल में जाता है. जैसे ही वो ब्लड में जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि ब्लड को ले जाने वाला जो सेल होता है ना ब्लड में, ऑक्सीजन को लेके जाने वाला जो सेल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन. आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से क्या होता है कि बॉडी सही से काम नहीं करने लगता है. इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ब्लड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर हर एक सेल तक पहुंचता है. जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है कहां पर? हीमोग्लोबिन में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लेकर सेल तक पहुंच जाता है. जैसे ही सेल तक पहुंचता है ऑक्सीजन, साथ में ऑलरेडी पहले से वहां पर जो है स्मॉल इंस्टाइन में जो है हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था फूड मटेरियल, जिसमें क्या था? मेनली कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहिए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वो पहुंचा था. ठीक है, ब्लड में दोनों ले जाकर दे देता है. कहां पर? सेल में. जैसे ही सेल में इन करता है, जैसे ही ये सेल में इन करता है, सेल में जैसे ही इन किया तो ये कन्वर्ट हो गया क्या? पायरुवेट में. पायरुवेट C3H3O3- में कन्वर्ट हो जाता है, और ये चला जाता है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको ऊर्जा गृह कहा जाता है, वहीं पर एनर्जी फॉर्म होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही पहुंचता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
केमिकल रिएक्शन होता है और वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी फॉर्म किया वो एनर्जी जो है स्टोर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत एनर्जी फॉर्म किया, हम यूज किए तो किए, नहीं किए तो वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। वो स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, यहाँ पर स्टोर होता है एनर्जी, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये जुड़ा हुआ कैसे रहता है? ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ट्राइफॉस्फेट यानी 3 ठो फास्फेट है इस पे। जैसे ही जब हम इसका यूज करते हैं तो ये लास्ट वाला टूटता है और टूट के हटता है और यहाँ पर रह जाता है क्या? डाइफॉस्फेट रह जाता है। तो डाइफॉस्फेट रह जाता है। जैसे ही फिर हम खाते पीते हैं या फिर ये माने केमिकल रिएक्शन होता है, फिर एनर्जी फॉर्म होता है और ये फिर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होके स्टोर होता है। फिर जब हम यूज करते हैं तो ये टूटता है लास्ट वाला, फिर भी डाइफॉस्फेट रहता है। अब यहाँ पर 1 मोल एटीपी में जो है 30 केजी 30 केजी जूल जो है एनर्जी फॉर्म करता है। चलिए, तो आपने यह जाना। अब उसके बाद क्या होता है कि यह जो प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन का, अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। क्या है कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो ज्यादा मात्रा में एनर्जी फॉर्म करता है। यह जो एनर्जी फॉर्म करने का प्रोसेस है इसको हम क्या कह सकते हैं? इकोथर्मिक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज होता है। चलिए, तो कभी कभी क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी कभी कभी क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी यह प्रोसेस होता है और वहां पर क्या होता है? एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। बट यहाँ एनर्जी जो होता है ना वो कम होता है, कंपैरिजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मेनली किस पे होता है? आपने सुना होगा कि शराब फैक्ट्री में जो है मीठे चीजों को सड़ाया जाता है और वहां पर जो है क्या कहते हैं? ईस्ट जो है, ईस्ट भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो वर्क को है पूरा करता है और क्या बना देता है? एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है वो क्या होता है? शराब होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के शराब जो है, तो ये बनता है ईस्ट के प्रेजेंस में। और ईस्ट क्या होता है? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जो है ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है, रेस्पिरेशन को। और कभी कभी लेक ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण भी माने ऑक्सीजन कम होने पर भी यह प्रोसेस होता है। लेकिन क्या होता है? ऐसे सिचुएशन पे लैक्टिक एसिड बनता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ओवर वर्क करने की वजह से हम देखते हैं कि हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। मेनली यह जो होता है यह प्रोसेस मस्कुलर पार्ट में ही ज्यादा होता है, जहां मांसपेशियां होती है। और वही तो वर्क करने के लिए मांसपेशियां काफी जिम्मेवार हैं। तो होता क्या है कि जितनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उतना ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होने पर ये जो है ऑक्सीजन की कम मात्रा में भी ये प्रोसेस कंप्लीट करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमारे बॉडी में पेन आ जाता है। ठीक है, तो यह तो था ह्यूमन में। और या यो कई ऑर्गेनिज्म में, चूंकि ईस्ट को भी हमने लेके चला है। जैसे हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन हाइड्रा के भी था, जिसको हम नहीं बताए। हाइड्रा क्या है कि थोड़ा सा देख लेंगे तो हो जाएगा। उसमें सिंगल सेलुलर होता है ना, जिसकी वजह से स्पेशल कोई माउथ नहीं होता, कोई लंग्स नहीं होता, इस टाइप का होता है। तो उसमें हम लोग ठीक उसी प्रकार ईस्ट भी यहाँ पर आया है। तो केवल ह्यूमन में नहीं, प्लांट्स में भी होता है रेस्पिरेशन, लेकिन एनी टाइम वहां भी होता है, रात में ज्यादा होता है। क्यों? उस समय फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है वो नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सनलाइट एब्सेंट है
और एब्सेंस ऑफ सनलाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उस समय ज्यादा शो करता है। चूंकि पौधे को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार ह्यूमन या अदर ऑर्गेनिज्म को जो है इधर उधर टहलना पड़ता है, मूवमेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी लगता है। प्लांट को भी मूव करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। या फिर हम लोग देखेंगे कि जब ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जड़ें जब जल सोख रही होती है, एब्जॉर्ब कर रही होती है, उस समय न्यूट्रिशन या मिनरल्स को देने के लिए जड़ें भी फोर्स अप्लाई करती हैं। या फिर फूड मटेरियल जो बनता है प्लांट्स में, पत्तियों में, उसको अलग अलग पार्ट में पहुंचाने के लिए भी इसका यूज होता है स्टूडेंट्स। तो वो भी करता है, प्रोसेस यही होता है, लेकिन क्या होता है कि वो स्लो होता है। दिन में भी होता है, रात में भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है बट बहुत कम, लेकिन रात में ज्यादा होता है। इसीलिए आपने सुना होगा रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? एटमॉस्फेरिक एरिया में ज्यादा मात्रा में क्या होता है, तो ये आपका जो है बना हुआ रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को बहुत लंबा हो गया, खैर हमको बर्दाश्त करने के लिए धन्यवाद। लेकिन इसको आप समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और शेयर जरूर करिए, हमारे लक्ष्य को पूरा करिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, खुद करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो है हमारा भी मनोबल बढ़े। और जैसे ही मनोबल बढ़े तो और बेहतर मैं आपको दे सकता हूं। तो बाकी का जो पार्ट है हम सेकंड वीडियो में रिलीज करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।